चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक स्क्रीन भी विजिबल है। हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी टेबल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कस्टम ड्यूटी क्या होता है? बेसिकली कस्टम ड्यूटी टेबल वही तो हमको कंप्यूट करना है, दैट इज परसेंटेज इनटू एसेसेबल वैल्यू। परसेंटेज मतलब रेट ऑफ ड्यूटी इज परसेंटेज इनटू एसेसेबल वैल्यू। नाउ क्वेश्चन है, सर एसेसेबल वैल्यू क्या होता है? Accessible value is calculated based on FOV value, फ्री ऑन बोर्ड। ये फर्स्ट टाइम आप जिंदगी में सुन रहे हैं, इससे पहले कभी आप लोगों ने FOV वर्ड नहीं सुना है। मैं धीरे धीरे आऊंगा। द accessible value is calculated based on FOV value। याद रखिएगा, आप लोग जब खुद का कंट्री से माल खरीदते हैं उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, और जब बाहर के मुल्क से कुछ गुड्स खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है FOB प्राइस। मतलब कॉन्सेप्शन वाइज क्या सेम ही है? यस, कॉन्सेप्शन वाइज दोनों सेम ही है। तो FOB वैल्यू सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट अंडर रूल 10(1) and rule 10(2) कस्टम वैल्यूएशन रूल। रूल मतलब CVR, कस्टम्स वैल्यूएशन रूल। यहां पर दो एडजस्टमेंट दिया है, रूल 1 एंड रूल 2 में। वो करने के बाद FOB is the amount charged by the foreign supplier from the purchaser। परचेजर को जो अमाउंट वो चार्ज करता है उसी को ही बोला जाता है FOB प्राइस। मतलब घुमा फिरा के जो प्राइस चार्ज करता है उसका ही नाम है ट्रांजैक्शन प्राइस। द अमाउंट एक्चुअली पेबल टू सप्लायर। If the following condition are satisfied, transaction value equal to FOB price। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ FOB प्राइस तभी होगा अगर फॉलोइंग दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या दो कंडीशन? बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड, मतलब जिससे माल खरीद रहे हो और जो माल खरीद रहा है वो दोनों के भीतर कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब आप सिर्फ प्राइस ही पे करेंगे और कुछ नहीं पे करेंगे। दैट्स व्हाई प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। The following items are added with the FOB value under rule 10(1). क्या क्या कंडीशन? कंडीशन दो होने से मैं क्या मानूंगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू ही मेरा क्या है? FOB प्राइस, वही मेरा एसेसेबल वैल्यू होगा। क्या बोला? इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू मेरा FOB नहीं, एसेसेबल वैल्यू होगा। क्या क्या कंडीशन? बायर एंड सेलर अनरिलेटेड होगा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। The following items are added with the FOB value under rule 10(1). कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये सब रूल 10(1) का एडजस्टमेंट है। मैंने क्या बोला था? FOB प्राइस इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ रूल 10(1) एंड 10(2). तो रूल 10(1) में एडजस्टमेंट है कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। कमीशन एंड ब्रोकरेज मतलब अगर सेलर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब सेल करने के लिए इंडिया में, अमेरिकन कोई बिजनेसमैन को इंडिया में सेल करने के लिए अगर उसको कुछ कमीशन देना पड़ता है तो वो कमीशन ऐड हो जाएगा। दैट इज बाइंग कमीशन, मतलब परचेजर खरीदने के लिए जो कमीशन देता है वो ऐड नहीं होगा। सेलिंग के टाइम जो कमीशन है वो अगर है वो तो प्राइस में ऐड हो जाएगा। पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट मतलब उसको पैक करने का खर्चा अगर अलग से पेमेंट होता है वो भी आ जाएगा। एक्सेप्ट रिटर्नेबल कंटेनर,
ये जो बड़ा बड़ा कंटेनर होता है ना, आप लोग देखते हैं बड़ा बड़ा ट्रक में आता है, वो कंटेनर शिप में जाता है, कार्गो शिप में। वो कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, वो कंटेनर को कभी भी आप ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज वो कंटेनर रिटर्नेबल कंटेनर है। लेकिन उसके भीतर जो पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी आ सकता है एज ए रूल 10(1) एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, डिजाइन एंड प्लान। देखिए ये सब टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप्ड आउटसाइड इंडिया। डेवलप्ड कहां पर है, इंडिया का बाहर अगर डेवलपमेंट होता है तो ये ऐड होगा वैल्यूएशन में, और इंडिया के भीतर अगर ये डेवलपमेंट एक्टिविटी होता है, मतलब जो प्रोडक्ट मशीन बना रहे हैं उसका स्केचिंग इंजीनियरिंग इंडिया से गया है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है बाहर। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर बाहर है तो ये प्लानिंग का जो खर्चा, डिजाइनिंग का जो खर्चा वो ऐड नहीं होगा, बिकॉज वो खर्चा इंडिया में हुआ है। लेकिन वही खर्चा अगर बाहर मुल्क में होता है तो ऐड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय बायर। देखिए गुड्स बनाने के लिए, आइटम बनाने के लिए अगर इंडिया से ही रॉ मटेरियल जाता है और बाहर मुल्क से रॉ मटेरियल जाता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दो जगह में अंतर देखिए, मटेरियल अगर सप्लाई करता है वो इंडिया हो और आउटसाइड इंडिया हो ऐड होगा। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्लान, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल एसेट्स है। ये सब अगर इंडिया में होता है तो ऐड नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में ये सब प्रमोशन के लिए दिया जाता है। लेकिन बाहर मुल्क का डिजाइन आप इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यूएशन में ऐड होगा। अगर उसके लिए पेमेंट आप सेपरेटली करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर है वो उसको अगर पेमेंट नहीं करता है। रॉयल्टी एंड लाइसेंस, कभी कभी कुछ कुछ मशीन, आपने तो कुछ दुकानदार से मशीन खरीदा है बाहर का मुल्क से, लेकिन कभी कभी होता है वो मशीन चलाने के लिए आपको लाइसेंस फी देना पड़ेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रॉयल्टी और लाइसेंस फी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वैल्यूएशन में। तो रूल 10(1) एडजस्टमेंट मैंने क्या क्या दिया, कमीशन एंड ब्रोकरेज, बाइंग कमीशन छोड़ के, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट सेलिंग कमीशन। दूसरा पैकिंग कॉस्ट एक्सेप्ट रिटर्नेबल कंटेनर, मतलब बड़ा बड़ा कंटेनर क्या होता है, वो कंटेनर का वैल्यू कभी भी ऐड नहीं हो तो सकता है बिकॉज वो रिटर्नेबल है। लेकिन वो छोड़ के बाकी जो जो है आइटम है, नॉन रिटर्नेबल आइटम ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, डिजाइन एंड प्लान, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है रूल 10(1) में ऐड नहीं होगा, अगर इंडिया का बाहर है तो ऐड होगा। याद रखना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज मोदी सरकार मेक इन इंडिया विजन में जा रहा है, मतलब बोल रहा है आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कीजिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कीजिए, तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया में आप काम कराएंगे मतलब डिजाइनिंग का काम इंडिया में होगा, तो गवर्नमेंट इसको वैल्यूएशन में ऐड नहीं कराएगा। जैसे ही वैल्यूएशन में ऐड नहीं करेगा तो नेचुरली एसेसेबल वैल्यू भी कम होगा, एसेसेबल वैल्यू कम होगा तो आपको ड्यूटी भी कम देना पड़ेगा। लेकिन वही डिजाइनिंग का खर्चा अगर आप बाहर मुल्क में कराते हैं तो मैं ऐड करूंगा, और ऐड करने का इम्पैक्ट आपको कस्टम्स ड्यूटी भी ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट आपको डिस्करेज कर रहा है, आप इंजीनियरिंग एक्टिविटी बाहर में मत कराइए, अगर कराना ही पड़ता है, डिजाइन अगर आपको ही देना पड़ता है तो इंडिया में कराइए। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीन होता है जिसका डिजाइन अगर जो सेलर है वो खुद नहीं करता है, आपको देना पड़ता है, आपका पसंद, आपका चॉइस अनुसार वो अगर बनना है तो आप क्या करते हैं, वो कभी इंडिया से भी बना सकते हैं, बाहर मुल्क से भी बना सकते हैं। इंडिया में बनाएंगे तो ऐड नहीं होगा, लेकिन बाहर मुल्क से बनाएंगे तो 100% ऐड होगा। रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फीस, रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फीस का मतलब है कभी कभी कुछ मशीन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको रॉयल्टी या लाइसेंस फी देना पड़ता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग डिजिटल प्रिंटिंग का नाम सुने हैं, कुछ कुछ दुकान में ये मशीन रहता है 80 लाख 90 लाख से मशीन का दाम है, मोस्ट ऑफ द मशीन इंपोर्ट होता है बाहर से। ये मशीन में की कंडीशन एक है, हर प्रिंट के लिए आई थिंक 2 रुपया बा 3 रुपया बा 2 रुपया आई थिंक रॉयल्टी फीस, लाइसेंस फीस आपको क्या बाहर में देना पड़ेगा। यही आपका कंडीशन है, मतलब वैल्यूएशन में वो लाइसेंस फी अगर देना पड़ता है वो भी रूल 10(1) के एडजस्टमेंट में आ जाएगा। यहां पर एक चीज आपको बोलना पड़ेगा,
फिर से जाऊंगा मैंने मेन पॉइंट्स में, क्या लिखा था? एफओवी इज द अमाउंट चार्ज बाय द फॉरेन सप्लायर फ्रॉम द परचेजर टू द परचेजर, टू द परचेजर, amount actually payable to supplier, that is indirectly foreign transaction value. एक लाइन मैंने लिखा है, इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही एसेसेबल वैल्यू होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना। और एसेसेबल वैल्यू क्या होता है? एसेसेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एफओबी वैल्यू, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू दो आइटम, क्या? रूल 10(1) एंड रूल 10(2). तो एफओबी इज द अमाउंट चार्ज टू परचेजर, दैट इज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसको ही बोला जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। नाउ सवाल है, मैं सर ट्रांजैक्शन वैल्यू कोई एफओबी प्राइस मान के रूल 10(1) रूल 10(2) का एडजस्टमेंट करूंगा, आई एग्री सर, लेकिन कौन कौन सा कंडीशन में ये एप्लीकेबल है? अगर बायर और सेलर रिलेटेड है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। मतलब सर मान लीजिए आपको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं दुबई में चला गया और मैं आपके लिए एक अच्छा फाउंटेन पेन, सिंस मैं फाउंटेन पेन में लिखता हूं, कॉस्टली फाउंटेन पेन आप वहां से मुझको भेजे बतौर गिफ्ट, और मुझे एक एलईडी टीवी भेजे, और अभिषेक बाहर जाके क्या किया, मेरे लिए 2 एसी जापान से हिताची से भेजे। मुझे ये बताइए, ये क्या अभिषेक ने पैसा चार्ज किया मेरे लिए? नो सर, ये उसका गिफ्ट था। मैंने भी कोलकाता पोर्ट से माल मंगवा लिया, उसने एक्सपोर्ट किया था, बोलिए तो मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा और नहीं? यहाँ पर तो अभिषेकन में तो बाहर सेलर नहीं हूं, प्राइस भी नहीं है, तब कैसे करूंगा? और टैक्सेबल इवेंट क्या है? ट्रांजैक्शन तो नहीं बोला था, टैक्सेबल इवेंट क्या बोला था? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट इज अ टैक्सेबल आइटम, तो जैसे ही वो कस्टम बैरियर क्रॉस करने के लिए जो आएगा, इवेंट को टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। और टैक्सेबल इवेंट में क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी अराइज करता है, तो मुझे भी टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा। तो सर रेट ऑफ ड्यूटी तो पता है, लेकिन एसेसेबल वैल्यू कहां से आएगा? आपके पास तो प्राइस ही नहीं है, आपके पास तो प्राइस ही नहीं है, तो एसेसेबल वैल्यू क्या होगा? दैट इज, इट इज वेरी डिफिकल्ट जब देयर इज नो प्राइस, नो बायर सेलर, टू कैलकुलेट द एसेसेबल वैल्यू, बिकॉज एसेसेबल वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज कस्टम्स ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। देन हम लोगों को अदर रूल्स को रेफर करना पड़ेगा। हाउएवर, if the transaction price is rejected, then we should refer the valuation rules for this purpose. ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है देखो, आउटसाइड द स्कोप ऑफ सिलेबस। अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये आउटसाइड द स्कोप है। तो आउटसाइड द स्कोप का मतलब है ये आपका एरिया में नहीं आता है, बीकॉम का एरिया में ये नहीं आता है। The following items are added with the FOB values under Rule 10(1). क्या क्या? कमीशन एंड ब्रोकरेज, वो तो मैंने बोल दिया है। FOB प्राइस, एसेसेबल वैल्यू क्या लिखा था? पढ़ो ये लाइन, एसेसेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन FOB वैल्यू सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना मतलब ऐड करना। रूल 10(1) का, रूल 10(2) का। रूल 10(1) का मैंने एडजस्टमेंट दिखा दिया। अब आएगा रूल 10(2) का एडजस्टमेंट्स। डन। रूल 10(2) का एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ फ्रेट, वेसल और व्हीकल्स। अगर आप पानी से लेके आते हैं, शिप, कार्गो शिप से लेके आते हैं, अगर आप
पाकिस्तान से माल ला रहे हैं तो शिप से नॉर्मली नहीं, बाई रोड आता है, बांग्लादेश से बाई रोड आता है। द फॉलोइंग आइटम आर एडेड विद द एफओवी वैल्यूज। कॉस्ट ऑफ द फ्रेट, फ्रेट मतलब बाहर से लाने के लिए, बाई वेसल और व्हीकल्स, क्या क्या एक्चुअल अमाउंट अगर दे देता है ठीक है। और देखो और एक आइटम लिखा है 20% ऑफ एफओवी वैल्यू एज पर कस्टम्स। एफओवी का दो प्राइस होता है एज पर कस्टम्स, मैं बाद में बोलूंगा, या अभी तक याद रखिए 20% ऑफ एफओवी वैल्यू इफ एक्चुअल अमाउंट नॉट गिवन। अगर एक्चुअल अमाउंट नहीं देते हैं तो स्ट्रेट वे में 20% एफओवी वैल्यू एज पर कस्टम ऐड कर देंगे। उसके साथ ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एयर फ्रेट। अगर सर ये तो शिप एंड व्हीकल्स बोल रहे हैं, अगर प्लेन में आता है, हाँ कार्गो प्लेन भी होता है, यस। यहां पर स्टाइल देखिए, लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट 20% ऑफ एफओवी ऑफ कस्टम्स, मतलब एक्चुअल अमाउंट एंड 20% ऑफ एफओबी, उसमें जो दो लोअर है वही लेंगे। देखिएगा वेसल एंड व्हीकल में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन अगर यार में लाते हैं तो याद रखिएगा ये वर्ड सर ने बोला था, यार का फ्रेट 20% ऑफ एफओबी से क्रॉस नहीं कर सकेगा। ये लाइन कहां लिखा है, लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट एंड 20% ऑफ एफओबी वैल्यू। शिप डेमरेज चार्ज, शिप डेमरेज चार्ज मतलब आप अगर कोई शिप को भाड़ा करके लेके आते हैं और शिप उसका रास्ते में खड़ा रहा तो शिप का जो डेमरेज चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी आपका वैल्यूएशन में ऐड होगा रूल 10(2) एडजस्टमेंट में। लाइटरेज एंड बार चार्ज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलकत्ता पोर्ट के लिए। कलकत्ता पोर्ट के लिए एक मजे का बात होता है, क्या जानते हो, कलकत्ता पोर्ट तो रहता है बहुत दूर, सागर में रहता है, वहां से यहां तक लाने के लिए आइदर आपको लाइटरेज और बार्ज लगता है, उसको क्या जो रास्ता दिखाता है, बिकॉज वो शिप को तो कलकत्ता पोर्ट का रास्ता पता नहीं है, वहां से लेके आने के लिए जो हेल्प को लेते हैं उसका नाम है लाइटरेज और बार्ज चार्जेस, मतलब एडिशनल चार्जेस। इंश्योरेंस याद रखिएगा, इंश्योरेंस करना ही पड़ता है। एक्चुअल अमाउंट अगर देता है तो ठीक है, अगर एक्चुअल अमाउंट नहीं देता है देन 1.125% ऑफ द एफओवी एज पर कस्टम्स। याद रखना बेटा, जो मैंने लिखा है रूल 10(2) में, उसके बाहर एक लाइन भी आप लोग ऐड नहीं कर सकेंगे, जितना मैंने बोल दिया है। मतलब फ्रेट, फ्रेट अगर यार में है तो 20% का रेस्ट्रिक्शन, अगर अदर देन फ्रेट है तो एक्चुअल अमाउंट अगर अवेलेबल है तो एक्चुअल अमाउंट, अगर एक्चुअल अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी प्राइस। उसके साथ शिप डैमरेज, पोर्ट डैमरेज नहीं, शिप डैमरेज चार्ज वो भी ऐड हो जाएगा। लाइटरेज और बार्ज चार्जेस, मतलब जो रास्ता दिखाने के लिए जो छोटा छोटा शिप काम करता है। इंश्योरेंस, ये सब ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस का परसेंटेज है 1.125% ऑफ एफओबी प्राइस। क्लियर? नाउ आपने तो इतना कुछ बोला है, व्हाट इज द एफओबी प्राइस, व्हाट इज द एफओबी प्राइस? क्या लिखा मैंने, वैल्यू ऑफ द आइटम इन फॉरेन करेंसी। एक्स फैक्टरी का मतलब जानते हो, कभी कभी आप लोग देखते हो ना एक्स फैक्टरी प्राइस, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है आपने जो माल मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट और करने प्लस प्रॉफिट मार्जिन, तो मिला के आप जो प्राइस होता है उसको बोला जाता है एक्स फैक्टरी। मतलब रास्ते में जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा ऐड नहीं होगा, नो। तो एक्स फैक्टरी प्राइस अगर दे दिया है तो ठीक है। उसके साथ कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब जहां पर अप टू इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट from the factory
फैक्ट्री से पोर्ट ला जाने के लिए जितना खर्चा है ये सब ऐड हो जाएगा, प्लस लोडिंग चार्ज। लोडिंग चार्ज मतलब क्या, शिप लोडिंग या कार्गो लोडिंग, लोडिंग करने के लिए शिप तक माल उठाने के लिए भी तो खर्चा है, तो ये सब बोलता है लोडिंग खर्चा। तो ये 3 खर्चा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड ऐड, ये 3 मिला के होता है, ये 3 मिला के होता है याद रखना, ये सब लोडिंग किसके रिलेटेड बोल रहा है, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री रिलेटेड। लोडिंग चार्जेस फॉर एक्सपोर्टर, मतलब इंडिया में इंपोर्टर अगर लोड अनलोड करता है पोर्ट में, वो खर्चा आएगा, नो वो नहीं ऐड होगा। इसको बोला जाता है FOB, प्राइस फ्री ऑन बोर्ड। बोर्ड मतलब कार्गो शिप और कार्गो एयर का, प्लेन का बोर्ड में, मतलब उसका माल रखने की जगह तक जो खर्चा आता है, मैंने क्या बोला है, फ्री ऑन बोर्ड। बोर्ड का मतलब है, जो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पाटातन बांग्ला बोले जेखने भी मालगुलो राखी, जहां पर हम लोग माल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं शिप का, दैट इज कॉल्ड बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब FREE, फ्री ऑन बोर्ड। तो FOB प्राइस नॉर्मली प्रॉब्लम में FOB प्राइस दे देता है, लेकिन कभी कभी आपको एक्स फैक्टरी प्राइस दे देता है, तब ये सब एडजस्टमेंट करके आपको लाना पड़ेगा। इसके साथ एडजस्टमेंट फॉर रूल 10(1), इसका ही नाम है FOB प्राइस फॉर कस्टम्स वैल्यूएशन। मतलब ऊपर वाला प्राइस को FOB प्राइस बोलता है, उसके साथ 10(1) का एडजस्टमेंट ऐड करने के बाद ही आ जाएगा FOB फॉर कस्टम्स वैल्यूएशन। अविनाश खेल रहा है मेरे साथ। डन, चलिए मैंने रूल 10 का एडजस्टमेंट बता दिया आपको, 10(1) का एडजस्टमेंट बता दिया है, उसके साथ मैं रूल 10(2) का भी एडजस्टमेंट बता दिया है। यहां तक कोई डाउट आप लोग चाहे तो सवाल कर सकते हैं। चलिए आई थिंक स्टॉप शेयर करते हैं। आप लोग बात कुछ पूछना है आप लोगों को? सर हाँ, वो जो प्लानिंग इंडिया का मतलब इंडिया में होगा और मैन्युफैक्चरिंग बाहर होगा, तो उस कॉन्सेप्ट आप बताएं तो वो फिर से एक बार बता दीजिए ना। मान लीजिए आपका एक स्पेशल मशीन करना है, जहां पर जैसे आप लोग मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे बड़ा एग्जांपल, आप लोगों को रसगुल्ला का नाम सुना है? हाँ सर, वेस्ट बंगाल का फेमस। हाँ, संदेश का नाम सुने हैं? यस सर। उसका एक शेप होता है, आप लोग देखिएगा जितना संदेश सामने रखा रहता है सबका सेम शेप होता है, इट्स नॉट लाइक ए लड्डू गोल पका के दे देते हो, शेप होता है संदेश का डिफरेंट। आज से 10 साल पहले भी संदेश का मतलब होता था हाथ में ही बनाना पड़ता था, लेकिन कुछ कुछ बड़ा बड़ा स्वीट्स कंपनी क्या कर रहा है, बाहर से मशीन मंगवा रहा है संदेश बनाने के लिए, मतलब हाथ इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ पूरा ही मशीन से स्मैश करेगा छाने को। तो ये जो प्रोसीड्योर है
ये मशीन में करेगा। ये छाना का जो शेप है, उसका जो डिजाइनिंग है, उसका अगर कलकत्ता से होता है, इंडिया से होता है, तो ये डिजाइनिंग ऑफ द मशीन का जो लिए जो खर्चा हुआ वो उस वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा अगर आप अलग से पेमेंट करते हैं तो। अदरवाइज ये ऐड हो जाएगा। यही काम अगर बाहर से करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा। सर एक बार फिर से बोलिए ना। फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई मशीन बना रहे हैं, वो मशीन का डिजाइन, नॉर्मली मशीन जो सेल कर रहा है वही मशीन को बनाता है, यही नॉर्मल नियम है, डिजाइन वही करता है, तब ये मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरा स्पेसिफिक मशीन चाहिए, तो मैंने वो स्पेशल डिजाइन आपको बाहर से, इंडिया से करके दिया, और मैंने बाहर से करके दिया, तो ये डिजाइन जो मैंने किया वो इंडिया में किया। अगर इंडिया में करता हूं तो मेरा क्या होगा, वो वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर मुल्क का लिए करता हूं तो ऐड होगा। नाउ और एक एग्जांपल देता हूं। थाईलैंड में कपड़े का जो फैब्रिक का जो डिजाइन है, ये काम है, मतलब जो ड्रेस मटेरियल बनाने का काम, बहुत एक कंपनी बहुत बढ़िया है। लेकिन आपका शादी के लिए जो कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा आप मंगवाए हैं इटाली से, डिजाइन जो ना बांग्लादेश मुस्लिम से, बांग्लादेश से मंगवाए हैं, और जो डिजाइनिंग है वो इटाली से हुआ है, फैशन डिजाइनिंग इटाली से हुआ है। तो आपने क्या किया, थाईलैंड को दो चीज भेज दिया है, एक मसलिन का कपड़ा डायरेक्टली बांग्लादेश से चला गया है, और दूसरा डिजाइन इटाली से करके गया है। थाईलैंड में जो कंपनी है वो आपके लिए पूरा ड्रेस मटेरियल बना के, ड्रेस मटेरियल बनाने का खर्चा करके आपको पूरा माल इंपोर्ट कर दिया। तो आपने इंपोर्ट किया, कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हो रहा है। ना प्रॉब्लम दूसरे जगह में है। मुझे बताइए, जो थाईलैंड का पर्सन है वो आपका फीस के ऊपर 10, मान लीजिए 20,000 रुपया आपको चार्ज कर रहा है, कपड़ा 10,000 रुपया आपने पे किया, डिजाइन जो हुआ था उसने भी 15,000 आपने चार्ज किया। मुझे बोलिए, जब इंपोर्ट करके माल आ रहा है, एफओबी प्राइस कितना था? थाईलैंड से जब माल पूरा ड्रेस मटेरियल बन के आपके पास आ रहा है, एफओबी प्राइस कितना था? सर 20,000। सॉरी 20,000। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज सर थाईलैंड का पार्टी तो 20,000 ही चार्ज कर रहा है, तो 20,000 ही होगा, इसमें क्या स्पेशल है? नाउ मुझे बताइए, असेसेबल वैल्यू में क्या क्या आएगा? दोनों 10,000 और 15,000 दोनों क्यों आएगा। 10,000 15,000 क्यों आएगा? सर रूल 10(1) एडजस्टमेंट में देखिए, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय बायर, ये मसलिन का कपड़ा कौन सप्लाई किया था? बायर खुद, मतलब मैं खुद। हाँ, गया था बांग्लादेश से, लेकिन हुआ था तो बायर से ही, तो 10,000 ऐड हुआ। दूसरा, वो जो डिजाइनिंग हुआ था, कहां से डिजाइनिंग और स्केच गया था? इटाली से। तो इटाली का जो डिजाइन है उसके लिए मैंने कितना पेमेंट किया? 15,000। तो टोटल मेरा एफओबी फॉर वैल्यूएशन कितना होगा? 25,000 ना 25,000 20 प्लस 15 प्लस 10, 20 तो होगा ही एफओबी प्राइस, प्लस 15 होगा रूल 10(1) का एडजस्टमेंट, प्लस 10 होगा रूल 10(1) का एडजस्टमेंट, टोटल मिला के 50,000। क्लियर? मान लीजिए यहां तक क्लियर है? यस और नो? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं एग्जांपल का दूसरा पहलू दे रहा हूं। आपने जो कपड़ा बनाया, कपड़ा भेजा है इंडिया से, आपने जो डिजाइन किया है शोभोशाची को तो जानते हैं, फेमस फैशन डिजाइनर। तो शोभोशाची से बना के मनीष मल्होत्रा से बनाया, डिजाइन बनाया है, प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हुआ, प्रोडक्शन हुआ है कहां पर? थाईलैंड में। तो थाईलैंड से माल सेम भेज दिया है 20,000। मुझे बताइए, खर्चा सेम हुआ, शोभोशाची ने 15,000 लिया और कलकत्ता से जो कपड़ा गया है 10,000 लिया। मुझे ये बोलिए टोटल खर्चा कितना, माने एफओबी प्राइस कितना होगा?
एफओबी प्राइस कितना होगा बताइए? सर 20,000। 20,000 एफओबी होगा। उसके साथ रूल 10(1) का एडजस्टमेंट क्या होगा? 10,000 ऐड होगा। क्यों 15,000? सर ऐड হবে না তো। क्यों क्यों? सर কেন কি ক্যালকাটা থেকেই তো যাচ্ছে। दैट इज विद इन इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में होता है वो वैल्यूएशन में ऐड नहीं होता है। ओके लेकिन जो मटेरियल हो इंडिया से दो और बाहर से दो ऐड हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी, मैंने थाईलैंड को बोला है भाई आप डिजाइनर मटेरियल सब आप दे दीजिए, माल मुझे भेज दीजिए। वो सब ऐड करके मुझे भेज रहा है, सब कुछ ऐड करके वो मुझे भेज रहा है 50,000। बोलिए वैल्यूएशन क्या होगा? 50,000 सर। 50,000 ही होगा। मुझे क्या, मुझे तो एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करना नहीं पड़ा, तो सेम तरीके से ही होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? স্যার একবার রুল 10(2)টা বলুন না স্যার। আমি বলবো। রুল 10(2) মানে এটা তো মালটা তৈরি হলো, তাহলে মধ্যখানে তো দুটো খরচা আছে, রাদা তিনটে খরচা আছে। वन इज फ्रेट, थाईलैंड से कलकत्ता सागर में वेट करना, प्लस सागर से कलकत्ता पोर्ट तक लाना, प्लस इंश्योरेंस। तो तीन खर्चा भी तो ऐड होगा। यस, दैट इज कॉल्ड रूल 10(2) एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ फ्रेट, अगर वेसल एंड व्हीकल है तो एक्चुअल अमाउंट है तो एक्चुअल अमाउंट, अगर एक्चुअल अमाउंट नहीं होता है तो 20% ऑफ एफओबी प्राइस। लेकिन वही अगर फ्रेट ऑफ ईयर होता है, बाई प्लेन आता है, देन एक रेस्ट्रिक्शन है एक्चुअल अमाउंट, और ये एक्चुअल अमाउंट कभी भी 20% ऑफ एफओबी प्राइस एज पर कस्टम्स। मैंने दिखा दिया एज पर कस्टम्स का मतलब क्या है। एफओबी प्राइस प्लस रूल 10(1) का एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्राइस आ रहा है उसके ऊपर 20%, ये लिमिट है अगर ईयर में आता है। अगर अदर देन ईयर होता है तो ये। उसके साथ शिप डैमरेज चार्ज अगर कुछ लगता है तो ऐड होगा। पोर्ट डैमरेज नहीं, आई एम रिपीटिंग, शिप डैमरेज चार्ज होगा तो ऐड होगा। लाइटरेज और बार्ज चार्जेस, लाइटरेज और बार्ज चार्जेस का मतलब मैंने सिखा दिया। इंश्योरेंस, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस दे दिया है तो एक्चुअल अमाउंट, अगर नॉट अवेलेबल है, इफ नॉट अवेलेबल देन 1.125% ऑफ एफओबी प्राइस एज पर कस्टम्स। क्लियर और नॉट? सर वेसल शिप को ही बोलते हैं ना? यस यस, उसका कार्गो नाम है, एक्ट में उसको वेसल बोला जाता है। ओके सर, डन? यस सर। चलिए, मैंने पूरा चीज को एक ग्राफ में मतलब शीट में दे दिया है। डिटर्मिनेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ आइटम इन अ फॉरेन करेंसी, मतलब एक्स फैक्ट्री। तो वहां मुश्किल। चलिए, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब थाईलैंड में जहां पर काम हो रहा है वहां से थाईलैंड का पोर्ट तक लाने के लिए जो खर्चा वो भी ऐड हो जाएगा। लोडिंग चार्जेस, लोडिंग कौन करेगा? इंपोर्टर कर, एक्सपोर्टर करेगा ना, एक्सपोर्टर को आदमी लगाएगा लोडिंग करने के लिए, वो खर्चा भी ऐड हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एफओबी, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। उसके साथ रूल 10(1) का एडजस्टमेंट ऐड होगा। करने के बाद इसको बोला जाता है एफओबी फॉर कस्टम्स, मतलब आपके लिए एफओबी और कस्टम्स के लिए एफओबी अलग अलग होगा, सेम नहीं है। कॉस्ट ऑफ फ्रेट उसके साथ ऐड होगा। ईयर फ्रेट है तो ईयर फ्रेट, उसके साथ शिप डैमरेज ऐड होगा, लाइटरेज एंड बार्ज चार्जेस, इंश्योरेंस ऐड होगा। करने के बाद cost of insurance and freight, assessable value in foreign currency, because थाईलैंड से आ रहे हैं तो प्रोबेबली डॉलर नहीं होगा। उस assessable value को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। assessable value in the foreign currency
into exchange rate notified by CBIC, Central Board of Indirect Committee, ऐसा कुछ है, मैं आपको जान के बता दूंगा. Exchange rate notified on the date of presentation of bill of entry. जिस दिन बिल ऑफ एंट्री सबमिट हुआ था, आप लोग जानते हैं 2 आइटम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो, कैरेज इनवर्ड एंट्री इनवर्ड मतलब याद करो, शिप खड़ा रहेगा और शिप को बार्ज देने के लिए क्या कर, बार्ज देने के लिए उसको एंट्री यूनिट देगा. एंट्री यूनिट देने का मतलब ही है मैं आपको अलाउ कर रहा हूं इंडिया का टेरिटोरियल वाटर में, तो आप पहुंच चुके ही है पोर्ट में आने के लिए, तो ये इसको बोला जाता है क्या, बार्ज एंट्री इनवर्ड. तो उसका एक डेट होता है और बिल ऑफ एंट्री का एक डेट होता है. हम लोग सिर्फ बिल ऑफ एंट्री का डेट लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. नाउ ये हो जाएगा क्या आपका, इसको ही बोला जाएगा असेसेबल वैल्यू. अब इसके साथ आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी. बेसिक कस्टम ड्यूटी में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, ब्रैकेट में लिख दिया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल, बीसीडी एप्लीकेबल इज द BCD on the date of presentation of bill of entry and BCD on the date of issuing in entry inward, whichever is later. जो बाद में होगा उसी डेट का जो BCD रहा उसी को मल्टीप्लाई, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा. BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी. हो सकता है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री सबमिट किए थे उस दिन रेट था 10%, उसके बाद रेट हो गया 12%. तो कौन सा रेट होगा, बिल ऑफ एंट्री में जो रेट था और एंट्री इनवर्ड का जो रेट था, वो रेट में जो लास्ट में आता है उसी को हम लोग लेंगे. सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, एड, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है असेसेबल वैल्यू. कल हम लोग ने किया भी है, प्लस कस्टम्स ड्यूटी एड IGST एड CGST अगर लगता है तो. कॉम्पेंसेशन सेस सब गुड्स में नहीं लगता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर लिमिटेड एप्लीकेशन. सीन गुड्स और उसके ऊपर लग्जरी गुड्स के ऊपर हो सकता है. एक नोट इंपॉर्टेंट है, नोट 2, अनलोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस इग्नोर करना पड़ेगा. अनलोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस पेड बाय incurred by the importer. हैंडलिंग चार्ज ये सब क्या है, ये पहले ऐड होता था 2018 से बाद, 17 के बाद वो इग्नोर हो गया. एक्सेम्पशन नोटिफिकेशन 91 2017, ये लाइन याद रखना पड़ेगा. इसको बोला जाएगा लैंडेड कॉस्ट. इसका नाम होगा क्या, लैंडेड कॉस्ट. डन. ये तो मैंने कल जो प्रॉब्लम कर रहा था वहां पर असेसमेबल वैल्यू दे ही दिया था. मैंने एक प्रॉब्लम दिया है, उसको यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए. यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए.
सर आप बोले लोडिंग अनलोडिंग ऐड नहीं होगा, लेकिन जब एफओबी वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें तो ऐड कर रहे हैं। वो मैंने बोला है लोडिंग अनलोडिंग बाय इंपोर्टर ऐड नहीं होगा, लेकिन वो तो एक्सपोर्टिंग कंट्री में हो रहा है। एक्सपोर्टिंग कंट्री में तो ऐड होगा ही होगा, नहीं तो एफओबी प्राइस कैसे डिटरमिन होगा। एक प्रॉब्लम मैंने दिया है, देखो एफओबी प्राइस पाउंड में है, मैंने बोल ही दिया है, फ्रेट बोल दिया है, डिजाइनिंग डेवलपमेंट बोल दिया है, कमीशन पेबल बोल दिया है। चलिए करते हैं एक एक करके। एफओबी प्राइस बिफोर रूल 10(1) एडजस्टमेंट कितना, 8,000 पाउंड, 8,000 UKP, यूनाइटेड किंगडम पाउंड। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूके आएगा, यस और नो? तो यस सर। आइटम ऑफ रूल कौन सा आएगा? अच्छा कमीशन है आएगा, यस कमीशन आएगा 2% ऑन एफओबी। तो क्या होगा कमीशन, ये तो बाइंग कमीशन नहीं है, तो 2% ऑन एफओबी, एफओबी मतलब 8,000 कितना होगा 160। पैकिंग आएगा, नो। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आउटसाइड इंडिया आएगा, यस आएगा। कितना आएगा सर? अमाउंट तो बोल दिया है 500 पाउंड। यूके बी, तो ये हो जाएगा क्या, टोटल क्या हो जाएगा बोलो? 8,660। 8,660 यूकेबी। एफओबी फॉर कस्टम्स, ये क्या ईयर में आया है? फ्रेट पेड इन ईयर 2,500। तो चलिए कॉस्ट ऑफ फ्रेट बाई वेसल व्हीकल लगेगा, नो मतलब है तो नहीं है, ईयर लगेगा, यस। एक्चुअल अमाउंट कितना है 2,500 और 20% ऑफ एफओबी कितना है 20% ऑफ, बोलिए तो कौन सा एफओबी लेंगे? 8,000 ना 8,660? 8,660। 60 बोलिए तो कितना आता है? दोनों में जो लोअर है, दोनों में जो लोअर है सर 1732 आ रहा है। 1732। इसका मतलब क्या हुआ? Which one is a lower? 1732। 17। शिप डैमेज, लाइटरेज कुछ है ना? इंश्योरेंस है, यस। एक्चुअल अमाउंट 1.125% ऑफ एफओबी क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट इंश्योरेंस का नहीं दिया है, तो एक्चुअल अमाउंट अगर नहीं है तो मुझे 1.125% ही करना है, मतलब 1.125% 97 ऑफ कितना 97 8660 फिगर कम्स टू 97.425 97.425। टोटल कितना आ रहा है? CIF कॉस्ट इंश्योरेंस रेट को एक साथ बोला जाता है CIF वैल्यू, असेसेबल वैल्यू इन फॉरेन करेंसी, कितना बोलो? 10,489 489.425 UKB।
अब उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सा डेट में इंडियन करेंसी का फिगर लोगे बेटा? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री, उसमें लेटर फेटर कुछ नहीं है। 489.425 इंटू कितना पाउंड का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में, बिल ऑफ एंट्री का डेट 24/11/11, डेट रेट कितना है 100 रुपीज। 100 रुपीज तो बिल ऑफ एंट्री जिस दिन सबमिट हुआ था उस दिन सीबीसीआईसी का रेट कितना है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज पर पाउंड, 100 रुपीज पर पाउंड इंटू ₹100 पर यूके पाउंड, फिगर कितना होगा 10,48,942.5 0.5 को इग्नोर करते हैं। ये कौन सा प्राइस में आ गया? रुपीज में। गॉट इट? तो एसेसेबल वैल्यू कितना हो गया? दैट इज सेम। सर पॉइंट इग्नोर होगा तो 5 है तो 2 3 हो जाएगा ना? अच्छा ठीक है, हाँ 3 हो जाएगा। चलो सेम चीज 10,48943। बीसीडी कितना? बीसीडी के मैंने क्या बोला है? कौन सा रेट लेने के लिए पहले डेट देखना। एंट्री इनवर्ड मतलब जब शिप एयरक्राफ्ट अराइव कर रहा है 22 तारीख को और बिल ऑफ एंट्री है 24 को, तो कौन सा डेट लास्ट में आता है? 22 तारीख ना 24 को, 24 लास्ट में आता है। वहां पर रेट कितना था? 10% ना 18%? 10%। तो 10% है तो 10 नहीं 20% करते हैं। 20% 18% तो रेट हो जाएगा 20%। तो चलो बीसीडी क्या होगा? 20% ऑन 10,048,943। अमाउंट बोलिए। 2097 209789। Very good. 9789, that is also rupees. शेष तो नहीं होगा, उसके जगह ये आया है 10% ऑन व्हाट? 10% ऑन 209,789 कितना हो रहा है? ₹20,979। यस सर। चलिए एसेसेबल वैल्यू विद कस्टम कितना हुआ? ये 3 आइटम को ऐड करके बोलो जल्दी। 10,48,943 प्लस 20 बोलो 127 9711 12,79,711 एड जीएसटी। जीएसटी इसके ऊपर होता है। जीएसटी का रेट कितना बोल दिया है? 18%। इंश्योरेंस अगर नॉट अवेलेबल है इसलिए 1.125% किया है। अनलोडिंग चार्ज 3,000 एग्जेम्प्टेड होगा, ऐड नहीं होगा 18%। तो आईजीएसटी किसके ऊपर होगा? 18% ऑन 12,79,711 कितना आता है? 230 230 34 230 348 348। कॉम्पेंसेशन सेस तो इसमें नहीं है, नहीं है तो इग्नोर। लैंडेड कॉस्ट कितना हो जाएगा? लैंडेड कॉस्ट 150,100,59। ओके। टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल,
टोटल कस्टम्स ड्यूटी, ड्यूटी पेबल, बोलो। टोटल से जस्ट तीनों ऐड कर लो, बस सिंपली माइनस कर लो। 10,48,943 फिगर आएगा ₹4,61,116। तो ये था लैंडेड कॉस्ट, ये है टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। नोट, as per notification 91/2017 handling charges paid by importer will not be added। ठीक है, क्लियर। पूरा एक प्रॉब्लम आप लोग घर में बैठ के पूरा देखेंगे, कल हम लोग प्रॉब्लम ही करेंगे, तो आराम से हम लोगों का फ्राइडे के भीतर एक कंप्लीट हो सर जाएगा। एक बार एक्चुअल अमाउंट के बारे में बताइए तो। इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस के रिलेटेड। यस सर। इंश्योरेंस में आपने एक्चुअल अमाउंट का फिगर नहीं दिया है, अगर एक्चुअल अमाउंट का फिगर नहीं दिया है तो आपको 1.125% ही करना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस का अमाउंट रहता तो देन वही फिगर लेते, कोई ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ assessable value and total customs duty payable। स्टूडेंट अगर सिर्फ कस्टम ड्यूटी लिखते गलत होता। डन, चलिए स्टॉप शेयरिंग।